लड़की ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही है। यह खबर तो सुजाता जी को बाई से मिल गई थी, पर वे कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर ही बाहर आईं। देखिए, मैं कॉलेज की बात कॉलेज में ही सुनना पसंद करती हूँ, ड्राइंग रूम में घुसते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। फिर वे आने वाली लड़की को गौर से देखने लगीं। यह तो कोई परिचित भी नहीं है। जी, मैं किसी पर्सनल काम से आई हूँ। सुजाता जी ने घड़ी देखी। अभी कॉलेज जाने में काफी टाइम था। बाई को चाय बनाने का कहकर वो सोफे पर बैठ गईं। सुदर्शन सिन्हा की याद है आपको? अकोला में आप लोग टीचिंग में साथ थे। बिना किसी भूमिका के लड़की ने सवाल दाग दिया। सुजाता जी को करंट सा लगा। व्यक्तिगत काम के नाम पर यह लड़की सीधे उनके व्यक्तिगत जीवन में अंदर तक घुसपैठ कर जाएगी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। आप हैं कौन? क्यों पूछ रही हैं ये सब? इस बार स्वर कड़क प्रिंसिपल मैम का था। मैं उनकी बेटी हूँ, एकमात्र संतान अपूर्वा। आपकी जिंदगी में उनकी और उनकी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत रही है, अच्छे से जानती हूँ। कहते हुए उसने एक डायरी निकालकर टेबल पर रख दी। सुजाता जी की प्रश्नवाचक निगाहें डायरी पर टिक गई। यह पापा की डायरी है। मम्मी के गुजर जाने के बाद एक दिन पापा की अलमारी साफ करते हुए मुझे मिली। मम्मी के रहते शायद उन्होंने इसे कहीं और छुपाकर रखा होगा, और मम्मी के जाने के बाद यह सोचकर कि अब कौन देखने वाला है, यह डायरी अलमारी में ही छुपा दी होगी। जो भी हुआ हो, अनजाने ही यह मेरे हाथ लग गई और मैं उनकी जिंदगी के इस अनछुए पन्ने को पूरा पढ़ गई। पापा मम्मी में असीम प्रेम था। मेरे लिए वे दुनिया के सबसे आदर्श दंपति थे। पर यह पढ़ने के बाद मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि पापा मम्मी से ज्यादा प्यार करते थे या आपसे। पहले मैं मजाक में पापा से यही सवाल किया करती थी कि वे मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं या मुझे, और पापा कहते थे मेरा दिल इतना विशाल है, उसमें प्यार का सागर इतना गहरा है कि न कभी तुम्हारे लिए प्यार की कमी होगी ना तुम्हारी मम्मी के लिए। लगता है उस सागर में कुछ नहीं, बहुत कुछ। सारी आपके नाम की उर्मियां भी प्रवाहमान रहकर उनके जीवन को स्तंभित किए हुए हैं। सुजाता जी स्तब्ध सुन रही थीं। कितनी आसानी से यह बित्ते भर की लड़की उनकी जिंदगी के इतने बड़े राज का उन्हीं के सामने पर्दाफाश किए जा रही थी। उसकी बातें सुनकर तो वो भी अतीत के सागर में गोते लगाने लगी थी। उनका और सुदर्शन का प्यार परिपक्व था। कॉलेज में पढ़ने वाले कच्ची उम्र के लड़के लड़कियों की तरह भावुक, सतही और अतिरंजित नहीं। अब सोचती हैं तो लगता है काश वैसा होता तो वे भावनाओं में बहकर जमाने से बगावत कर फिल्मी स्टाइल में हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाते। पर दूसरों को शिक्षा देने वाले परिपक्व आदर्श शिक्षक ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्हें तो सबके बारे में सोचना था, परिवार, समाज, कॉलेज की प्रतिष्ठा, और बस सबकी मर्यादा बनाए रखने में उन्हें अपने प्यार को मिटाना पड़ा। सुदर्शन को तो माता पिता के अत्यधिक दबाव में आकर शादी भी करनी पड़ी, किंतु सुजाता ऐसा नहीं कर पाई। रिश्ते तो उसके लिए भी बहुत थे, फिर वह अविवाहित क्यों रही? आज सोचती है तो लगता है माता पिता का न होना ही एकमात्र कारण नहीं था। दबाव बनाने वाले तो दूसरे भी थे, पर वही एक तरह से जिद पर उतर आई थी कि उसे कभी शादी नहीं करनी। कहीं जहन में सुदर्शन को यह दर्शा देने का हट भी था कि वह अपने प्यार से पीछे हट सकता है, पर सुजाता नहीं। जिंदगी के उत्तरार्ध में जब दोनों के रास्ते जुदा हो गए, परस्पर संवाद संप्रेषण शून्य हो गया, तब सुजाता को कभी कभी अपने अकेले रह जाने के निर्णय पर अफसोस भी होता था। जिनको वह दर्शाना चाहती थी वे तो सब कब के अपने अपने घर परिवार में व्यस्त हो गए। किसे परवाह है उसकी? शायद उसका चयन ही गलत था। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। चाय के कप खनके तो सुजाता जी वर्तमान में लौटी। अतीत की चोट खाई प्रेयसी
सुजाता फिर से कड़क प्रिंसिपल बन गई। चाय का कप थामते हुए उन्होंने गंभीरता से सवाल किया, मुझसे क्या चाहती हो? आप पापा की जिंदगी में लौट आए। संभालते संभालते भी सुजाता जी के हाथ से चाय छलक उठी। लड़की के दुस्साहस पर वे दंग थीं। बिना किसी भूमिका, बिना किसी लाग लपेट के वह गोले पर गोले दागे जा रही थी। चंद मिनटों और चंद अल्फाजों में ही उसने विगत, वर्तमान, भविष्य सब समेट लिए थे। सुजाता जी के स्वयं की यही शैली थी, इसलिए उन्होंने भी स्पष्ट पूछ लिया, इसे तुम्हारे दिल की क्या बात समझूं या तुम्हारे पापा की? पापा के दिल की बात मैं अपनी जुबान से आप तक पहुंचा रही हूँ। उन्हें तो इल्म भी नहीं है कि यह डायरी मेरे हाथ लग चुकी है। ओह, सुजाता जी को थोड़ी निराशा हुई, जिसे अपूर्वा ने तुरंत भांप लिया। मैं यह प्रस्ताव पापा से प्रत्यक्ष भी रखवा सकती हूँ, बस डर यह है कि वे ठहरे हार्ट पेशेंट, बहुत खुशी बहुत दर्द दोनों सहने में असमर्थ। अपूर्वा की अर्थपूर्ण नजरें सुजाता जी पर टिकी हुई थीं। कहूँ उनसे? नहीं नहीं, मैं वैसे भी अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज आंटी, जरा जल्दी निर्णय लें, मेरे पास वक्त कम है। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? शादी तय हो गई है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मेरी तो उस घर से विदाई होनी ही है, पर उससे पूर्व मैं पापा की ओर से निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। मैं अब चलती हूँ, ट्रेन का समय हो रहा है। पापा से सहेली की मंगनी में जाने का बहाना करके आई थी, पर उन्होंने ज्यादा देर अकेले छोड़ने डर लगता है। यह हमारा पता और फोन नंबर है। वैसे मैं समय समय पर कॉल करके आपसे आपका जवाब पूछती रहूंगी, जब तक कि आप हाँ नहीं कर देंगी। बहुत जिद्दी हूँ मैं, आपसे भी ज्यादा। अब यह मत पूछिएगा कि मुझे कैसे पता। हंसते हुए उसने सुजाता जी की एक पर्ची थमाकर विदा ले ली थी। पर्ची थामे हतप्रभ सी खड़ी सुजाता जी देर तक उसे जाते हुए देख रही थी। बाई ने कॉलेज जाने की याद न दिलाई होती तो वह जाने कब तक ऐसे ही बुत की तरह खड़ी रहती। कॉलेज में भी उनका मन नहीं लगा। ऐसा लग रहा था बरसों से सुप्त शरीर का कोई तार फिर से झनझनाने लगा है और उससे उभरता नाद उसे सुरों में ढाल देने को आग्रह कर रहा है। मन व्याकुल हो रहा था उस सुर सरिता में बह जाने के लिए, लेकिन बरसों से वंचित जिद, जो कि अब ईगो नामक विशालकाय चट्टान में तब्दील हो गई थी, बार बार उस प्रवाह में अवरोध बनकर खड़ी हो जाती। शाम को ताला खोलकर घर में घुसते ही उनकी नजर टेबल पर छोटी डायरी पर पड़ी। अरे, यह डायरी तो यहीं रह गई। लपक कर डायरी उठाकर वे उसके पन्ने पलटने लगी। प्रेम रस में सराबोर एक एक पन्ना उन्हें आनंद रस में डुबोता चला गया। जितना सुदर्शन ने उन्हें पहचाना था, उतना तो वो खुद भी अपने आप को नहीं जानती थी। अंतिम पृष्ठ तक पहुंचते पहुंचते तो वे अपनी सुध बुध बिसरा चुकी थी। इतना टूटकर तो शायद उन्होंने भी सुदर्शन को नहीं चाहा था। अपूर्वा की ईर्ष्या गलत नहीं थी। अब समझ आया, वह चालाक लड़की मुझे दिगाने के लिए जानबूझकर यह डायरी यहाँ छोड़ गई है। सुजाता जी के मन में अपूर्वा के प्रति ढेर सारी ममता उमड़ आई। खाना वगैरह खाकर दिन भर की मेल्स चेक करने लगी तो एक सेमिनार का आमंत्रण देख चौंक पड़ी। यह तो सुदर्शन के शहर में हो रही थी। बेख्याली में ही सुजाता जी ने अपनी स्वीकृति भेज दी। सवेरे उठी तो दिमाग में फिर से अंतरंत सर उठाने लगा। यह वह क्या करने जा रही हैं? आधी से ऊपर जिंदगी सम्मान से सर उठाए गुजार दी। अब इस उम्र में इस तरह किसी की गृहस्थन बनकर क्यों वे अपनी छीछा लेदर करवाने की सोच रही हैं? एक बार जाकर मिल आना ही पर्याप्त होगा। कह देंगी कि आपकी तबीयत का हवाला देकर आपकी बेटी ने बहुत मिन्नतें की तो एक बार देखने चली आई, पर इससे ज्यादा उनसे कोई अपेक्षा न रखी जाए। अभी यह मानसिक अंतरंत चल ही रही थी कि अपूर्वा का फोन आ गया। आंटी, आप आ रही हैं ना हमेशा हमेशा के लिए? देखिए, मेरी विदाई से पहले जरूर आ जाइएगा। उसका स्वर भावुक था। कब की तय हुई है शादी? 3 महीने बाद विदाई है। आप आ जाएं तो मैं चैन से इस घर से विदा हो सकूंगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वापस कभी लौट कर नहीं आओगी। बहुत दूर है क्या ससुराल? हाँ आंटी, बहुत दूर है। मुझे वहाँ हर वक्त पापा की चिंता सताती रहेगी। आप उनके पास होंगी तो मैं निश्चिंत रहूंगी, क्योंकि आप उनका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगी। तुम उन्हें अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाती? नहीं, यह संभव नहीं है। मैं आपको थोड़े दिन
बाद फिर से कॉल करती हूँ। प्लीज आंटी मान जाइए, मैं सुकून से विदा हो सकूंगी। प्यार भरे आग्रह के साथ अपूर्वा ने फोन बंद कर दिया था। सुजाता जी सोच में डूब गईं। अपूर्वा ने के तर्कों से वे सहमत थीं। सुदर्शन जैसा स्वाभिमानी इंसान कभी बेटी के ससुराल जाकर रहना पसंद नहीं करेगा और पापा की देखभाल का कोई पुख्ता इंतजाम किए बिना अपूर्वा चैन से विदा नहीं हो पाएगी। लेकिन वह क्यों दोनों के लिए बलि का बकरा बने? इसमें बलि का बकरा बनने जैसा कोई बात कहाँ से आ गई? इस बहाने तो उसकी अपनी जिंदगी संवरने जा रही है। उसे जीने का एक मकसद मिल रहा है, बरसों बाद अपना प्यार मिल रहा है, एक परिवार मिल रहा है। अब यदि यह मौका भी गंवा दिया तो वह हमेशा के लिए एकांतवास के कारागार में कैद रह जाएगी। असमंजस में डूबी सुजाता जी ने सेमिनार में जाने की तैयारी तो आरंभ कर दी थी, डायरी भी साथ रख ली, बाकी वहां जाकर देखा जाएगा। इस बीच अपूर्वा के 2 फोन आ गए थे। अब उसके आग्रह भरे फोन जल्दी जल्दी आने लगे थे। सुजाता जी हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। अलग अलग शहरों में अलग अलग नौकरी में फंसे 2 लोग कैसे साथ रह पाएंगे? पापा ने गत वर्ष ही VRS ले लिया है। अब उनका कहीं किसी काम में मन नहीं लगता। डायरी लिखना भी छोड़ दिया है। मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। प्लीज आंटी। अपूर्वा की विनम्र प्रार्थनाओं ने अंततः सुजाता जी को पिघला ही दिया। सेमिनार समाप्त होते ही उन्होंने अपूर्वा के बताए पते की ओर रुख कर लिया था। काफी समय से अपूर्वा का फोन नहीं आया था। खुद सुजाता जी ने भी सरप्राइज देने के मकसद से अपनी ओर से फोन नहीं किया। 2-3 बार घंटी बजाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो किसी आज अनजानी आशंका से सुजाता जी का दिल धक धक करने लगा। कान लगाकर सुनने का प्रयास किया, पर अंदर छाई मनहूसियत भरी चुप्पी ने उन्हें बेतरह भयभीत कर दिया। अपूर्वा की आशंका गलत नहीं थी। बेचारी इसलिए ससुराल जाने से पूर्व पापा की ओर से निश्चिंत हो जाना चाहती थी। मैं ही बेवकूफ थी, व्यर्थ की आशंकाओं और अपने ईगो के दायरे में कैदी बनी रही और आने में इतनी देर कर दी। जिंदगी कितनी छोटी और कितनी बहुमूल्य होती है, उसके सम्मुख ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। हे ईश्वर, मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका। ईश्वर ने सुजाता जी की सुन ली, क्योंकि अगले ही पल दरवाजा खुल गया था। बाथरूम में था, आने में समय लग गया। कहिए क्या काम है? ऐनक के पीछे से झांकती कृष्णकाय शरीर पर टिकी एक जोड़ी आंखें सुजाता जी को घूर रही थीं, पर उनमें पहचान का कोई चिन्ह उभरता न दिखा। सुजाता जी को थोड़ी निराशा हुई। खुद वह भी कहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पा रही थी। इतने बरसों बाद अपने पहले और अंतिम प्यार को इस रूप में सामने पाकर खुशी, सहानुभूति, हया जैसे मिले जुले उद्वेगों ने उनके मुंह पर ताला लगाकर भावनाओं के अतिरेक को नेत्रों के माध्यम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। डबडबाई आंखों में उमड़ा भावनाओं का सैलाब सामने खड़े हाड़ मांस के इंसान को अपने साथ बहा ले जाने में कामयाब रहा। सुजाता जी के थरथराते होंठ से निशब्द निकले सुदर्शन शब्द के प्रत्युत्तर में खुशी और आश्चर्य मिश्रित संबोधन सुजाता गूंजता तो खुशी से सुजाता जी के अवाक मुख गले को भी स्वर मिल गए। हाँ सुदर्शन, हाँ तुमने मुझे पहचान ही लिया। अंदर आकर बैठते बैठते सुजाता जी ने अपूर्वा के उन्हें ढूंढ निकालने मिलने अपनी विदाई से पूर्व सुदर्शन जी और घर को संभाल लेने के उसके आग्रह के बारे में बता दिया। आपकी एक अमानत भी वह मेरे पास छोड़ आई थी। सुदर्शन जी पर हो रही प्रतिक्रिया से अनजान सुजाता जी ने बैग से डायरी निकालकर टेबल पर रख दी। कांपते हाथों से सुदर्शन जी ने डायरी उठाई। इसे तो अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने ढूंढा था, नहीं मिली तो सोचा कपड़ों के बीच कहीं दब गई होगी, अपूर्वा के हाथ लग गई होगी। इसका तो सपने में भी गुमान नहीं था। आप मुझसे अब भी इतना प्यार करते हैं, मुझे भी कहाँ अंदाजा था। इस डायरी से ही तो पता चला। सच कहूँ तो डायरी में व्यक्त आपके दिल और अपूर्वा के निरंतर आग्रह ने ही मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी आते आते देर हो गई। अपूर्वा विदा होकर ससुराल चली गई। हमें उसे सुजाता जी को रुकना पड़ा, क्योंकि सुदर्शन जी का अब तक सहेजा आंसुओं का सोता अंततः फूट पड़ा था। क्या हुआ? सुजाता जी उठकर उनकी पीठ सहलाने लगी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लेकिन सुजाता जी लॉबी के दरवाजे से आगे नहीं जा पाई। सामने चौकी पर अपूर्वा की बड़ी सी माला पड़ी
तस्वीर पर नजर पड़ते ही पाँव के साथ साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो गया। सुदर्शन जी ने उठकर उन्हें संभाला ना होता तो वे लड़खड़ा कर गिर ही पड़ती। कब हुआ ये सब? आज 11 दिन हो गए हैं। अपनी माँ की तरह वो भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के चुंगल में आ गई थी। बहुत इलाज करवाया पर रोग अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। ससुराल विदा होने की अवस्था में उसे दुनिया से विदा होना पड़ा। सुजाता जी स्तब्ध थीं। काश अपूर्वा के विदाई शब्द के मायने उन्हें पहले समझ आ गए होते तो वे उसे एक सुकून भरी विदाई तो मयस्सर करा